Hi students, now today we are going to see a new topic of chapter number 8, that is how do organism reproduce. Sexual reproduction. What is sexual reproduction? How sexual reproduction occurs. अभी तक हमने जो लास्ट टॉपिक में देखे थे तो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे, बडिंग देखा, फिशन देखा, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी प्रोसेस हमने देखी थी, कई सारे ऑर्गेनिजम्स हमने देखे थे. नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या एक ही इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है? तो नो, दे आर रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है तो उसके बारे में हम लोग पहले इस वीडियो में देखेंगे. लेट्स प्रोसीड. Sexual reproduction. Sexual reproduction is another mode of reproduction observed in living organisms. Two parents are involved in sexual reproduction. The sexes are separate in higher animals. सेक्सेस यानी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में. One male and one female parent are involved in sexual reproduction. Mainly, two processes are involved in sexual reproduction: meiosis and fertilization. तो दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना. Meiosis is a process in which the number of chromosomes is reduced to half. The reproductive parent cell is diploid with two sets of chromosomes. During meiosis, reduction division occurs, due to which the number of chromosomes is reduced from 2n to n, resulting in the formation of haploid cells with a single set of chromosomes, that is n. अब समझो इस चीज को बराबर से. देखो, ये स्पर्म सेल है जो मेल्स में होता है और ये ओवम है जो फीमेल में होता है. जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी जब ये स्पर्म क्रिएट होते हैं, तो इंडिविजुअल स्पर्म सेल होते हैं 2n नंबर. 2n नंबर का मतलब डिप्लॉइड. डिप्लॉइड यानी कि इस एक सेल में ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. पेयर यानी डबल, आपको पता होगा. तो मियोसिस प्रोसेस होता है. मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो एक सेल से जो दो सेल बन रहे हैं ना, ये दो सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है. रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो जो क्रोमोसोम्स थे वो 46 के 23 नंबर्स में कन्वर्ट हो गए. यानी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में गया और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम दूसरे सेल में गया. इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस. सेम यहाँ पे भी होता है. जो डिप्लॉइड ओवम सेल है, यहाँ पे 46 के 23 क्रोमोसोम नंबर्स हो जाएंगे. हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बच्चों, वो 46 पेयर में होते हैं. अब 46 यानी कि हर तरह के क्रोमोसोम दो होते हैं, तो वो दो जो होते हैं वो एक इस सेल में आ जाएगा, एक इस सेल में आ जाएगा. यानी 23 इस सेल में, 23 इस सेल में आ जाएगा. अब उसके बाद होता है इन दोनों सेल का मिटोसिस प्रोसेस. माइटोसिस या मिटोसिस प्रोसेस में क्या होगा, ये सेल जो है वो दो में, जैसे बाइनरी फिशन हमने देखा था, एक सेल दो में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे भी एक सेल दो में कन्वर्ट होता है. बट यहाँ पे 2n से ये nn सेल हुए थे. nn का मतलब इस एक सेल में 23 क्रोमोसोम है और इसमें भी 23 है. अब यहाँ से जब माइटोसिस होगा तो ये चार सेल जो बनेंगे, इनमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हर एक में 23 23 23 23. अब आप सोचो कि सर रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें तो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? सिंपल है, लॉजिक लगाओ. स्पर्म सेल जब ओवम सेल के साथ मिक्स करेगा, यानी सपोज कि ये एक स्पर्म सेल जो है वो इस ओवम सेल का जब मेट करेगा, जाइगोट बनेगा, तो इसके 23 और इसके 23 मर्ज होके कितने बन जाएंगे? 46 बन जाएंगे. तो जो एक जाइगोट बनता है, यानी स्पर्म एंड ओवम के फ्यूज से जो एक जाइगोट बनता है, इसमें 46 नंबर यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं. तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे, यानी जब स्पर्म प्रोडक्शन होता है एंड ओवम जो होता है, तो उसमें ये सेक्स क्रोमोसोम्स है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर गैमेट्स. ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है. तो गैमेट ही एक ऐसे हैं जिसमें मियोसिस प्रोसेस होता है, और हमारे बॉडी के किसी भी सेल में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो याद रखना, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है. हैप्लॉइड का मतलब सिर्फ इतना ही है कि क्रोमोसोम जो इसमें 46 थे, तो इन दोनों में 23 23 हो जाएंगे.
और ये जब माइटोसिस में कन्वर्ट होंगे तो जितने भी सेल यहाँ चार बने, चारों चार में जो है वो 23 23 23 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से एक एक सेल में था। फिर ये सेल स्पर्म सेल जब ओवम सेल का कंबाइन होगा तो इसके 23 और इसके 23 कंबाइन होके 46 यानी कि जो नॉर्मल ह्यूमंस है उसके सेल का बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है ये। These haploid cells undergo mitosis or equational division and form two identical cells each. Hence, we get four haploid gametes from a single diploid reproductive parent cell. Meiosis is followed by fertilization, in which the haploid male gamete fuses with a haploid female gamete. This fusion results in the formation of a diploid zygote. तो देखो यहाँ पे हैप्लॉइड क्रोमोसोम था, ये एक स्पर्म सेल, ये एक फीमेल ओवम सेल। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा ड्यूरिंग सेक्स और जब होता है इंटरकोर्स होता है मेल फीमेल का तब, तो ये फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट जो है 23 इसमें से डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, यानी जितने इंडिविजुअल 46 क्रोमोसोम थे वापस इस जाइगोट में वापस आ गए। ठीक है, तो ये हो गए 46 क्रोमोसोम जो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है बाद में। This process restores the number of chromosomes from n in the gametes to 2n in the zygote, similar to the original parent cell. In sexual reproduction, since the zygote is formed from cells inherited from two different parents, the offspring produced are somewhat different from each of the parents. थोड़ा बहुत इन दोनों से अलग अलग होगा, सिमिलैरिटीज तो होती है बट डिफरेंसेस भी होते हैं इस ऑफस्प्रिंग में। एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनने वाला है क्योंकि कुछ कुछ कैरेक्टर्स फादर के थे, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर के थे। Variations give rise to variety and diversity. They enable the organisms to adapt and survive in the constantly changing environment. वेरिएशन की वजह से वैरायटी देखने मिलती है। सोचो अगर वेरिएशन नहीं होते तो आज हम सभी ह्यूमंस एक जैसे दिख रहे होते, तो कौन किसका पप्पा कौन किसका दादा पता ही नहीं होता। Variations help to maintain the species and thus prevent the complete extinction of animal and plant species. Why the sexual mode of reproduction? The basic event in sexual reproduction is the creation of a DNA copy. Cells use chemical reactions to build copies of DNA. This involves copying of the DNA as well as the cellular machinery. During DNA copying, there is a possibility of errors due to which the DNA copying mechanisms cannot be considered as absolutely accurate and reliable. अब ये जो दिख रहा है ना कलरफुल, ये मैं आपको समझाऊं डीएनए में होता क्या है। डीएनए बेसिकली 4 नाइट्रोजन बेसिस से बनते हैं। एडेनिन, ए जो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है वो समझो। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ ही पैर हो सकता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ही पैर हो सकता है, नाइट्रोजन बेसिस। तो जब फादर मदर के जो डीएनए रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन यानी जो इंडिविजुअल होते हैं, तो फादर मदर के जो रेप्लिकेशन होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग में आते हैं, तो जब ये रेप्लिकेट होके कंबाइन होते हैं तो कहीं कहीं पे एरर आ जाता है। जैसे कि यहाँ देखो, ग्वानिन के सामने कौन आ गया, थाइमिन आ गया, तो वो तो पैर करेगा नहीं। मैंने क्या बताया था, एडिनिन के साथ थाइमिन करेगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन करेगा। अब ग्वानिन के सामने यहाँ पे थाइमिन आ गया तो वो तो पैर करेगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाता है वेरिएशन यानी चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों में जो है वो वेरिएशन दिखाई देता है। The occurrence of errors during DNA copying mechanisms is the source of variation in an organism. अब देख सकते हो ये इंडिविजुअल कलर डिफरेंस देख सकते हो ऑफस्प्रिंग, ऐसा बहुत होता है। Several of these variations can be useful for the survival of the organism. अब ये डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है बताओ मुझे। सोचो, एक ये बाग ट्री है, ये गोल्डन टाइप का बटरफ्लाई है कलर वाइज और ये थोड़ा चारकोल टाइप का है। ये चिड़िया के मुंह के अंदर ये गोल्डन टाइप वाला आ गया, इसका मतलब क्या हुआ। अब ये जो वेरिएशन आया था बच्चों, कलर में चेंजेस आ गया, तो चिड़िया जो है वो इस गोल्डन वाले बटरफ्लाई को देख के खा जाएगी आराम से, क्योंकि ये अलग कलर होता है, कॉन्ट्रास्ट।
जबकि ये जो बटरफ्लाई है इस कलर के बैकग्राउंड में कैमोफ्लाज हो गए। कैमोफ्लाज यानी कि ये कलर जो है वो मिक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, ये चिड़िया को ये वाला बटरफ्लाई नहीं दिखेगा, बट ये वाला दिखेगा तो खा जाएगी उसको। तो कभी कभी वेरिएशन जो है इस तरह से सर्वाइवल बेनिफिट दे देते हैं, बच जाता है इंसान या तो कोई भी जानवर। Hence, there is a need to involve reproductive modes that allow more and more variations to be generated. The generation of variations within an organism is a fairly slow process. तो ऐसा नहीं है कि हर एक नेक्स्ट इंडिविजुअल में बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई देगा, काफी ज्यादा टाइम लगता है वेरिएशन होने में। It is essential that the process of making variants should be speeded up to introduce favorable variations in an organism. During DNA copying, new variations are added to the already existing variations that have been inherited from the previous generations. ऑलरेडी एक वेरिएशन था, फिर इसका जब बाइफर्केशन होगा, नया जब क्रिएट होगा इंडिविजुअल, तो उसमें और भी ज्यादा वेरिएशंस दिखाई देंगे। तो जनरेशन टू जनरेशन, बाद की जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन, वेरिएशन आते ही जाएंगे, वेरिएशन बढ़ते ही जाएंगे। The pattern of variation differs in different ये individuals. सभी सेम नहीं है। यू कैन सी द कॉन्ट्रास्ट इन अलग अलग, यहाँ पे सभी बटरफ्लाई में अलग अलग कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है हमको। Combining variations from two or more individuals would create novel combinations of variants. Such a process of recombination of DNA can occur only during sexual reproduction. During sexual reproduction, the DNA from the male and the female gametes combines together to form the DNA of the zygote. However, the amount of DNA in the zygote does not get doubled. डबल नहीं हो जाता, यानी 46 नहीं होता, हमने देखा है। हैप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल कंबाइन होकर डिप्लॉइड सेल बनता है, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंबाइन होकर यहाँ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यानी ये गैमेट जो होते हैं ऑलरेडी हाफ होके आए होते हैं, इसीलिए। This is because the reproductive cells are haploid in nature and contain only half the amount of DNA or half the number of chromosomes as compared to that observed in the normal body cells of the organism. So, when a male gamete fuses with a female gamete during sexual reproduction, the zygote formed receives the normal number of chromosomes. तो जो गैमेट होते हैं ना, रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही हाफ होते हैं, हमेशा नहीं। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब रिप्रोडक्शन होता है तब ही हाफ होते हैं। ओरिजिनल हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब 23 हो जाते हैं। और ये दोनों मेल स्पर्म गैमेट एंड जो फीमेल जो ओवम गैमेट जो मर्ज होता है, तो इसके 23 इसके 23 कंबाइन होकर फिर वापस 46 हो जाएंगे, जो कि ओरिजिनल पेरेंट्स में थे। Now, if the zygote has to grow and develop into a new organism with highly specialized tissues and organs, it needs to have sufficient stores of energy. This means that either of the germ cells should be developed and act as a source of energy. In case of simple organisms, there is no remarkable difference in the germ cells. However, with the increase in the complexity of the organisms, the germ cells also specialize. ये मेल गैमेट है, बहुत ही छोटा स्पर्म सेल होता है, जबकि ये फीमेल गैमेट है, ओवम इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन है, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, बट बिगेस्ट सेल जो है वो फीमेल में होता है, ओवम सेल, एक्स सेल इसको बोलते हैं। One of the germ cells becomes larger and stores the food material. It is known as the female gamete. The other germ cell is smaller and likely to be motile. मोटाइल यानी मूवेबल, ये मूव करता है। It is known as the male gamete. This variation in the type of germ cells has given rise to differences in the male and female reproductive organs, leading to differences in the bodies of male and female organisms respectively. Let's do a quick check. Meiosis is a process in which the number of chromosomes reduced to half, so definitely
द बेसिक इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, तो डेफिनेटली प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट अलाउ मोर वेरिएशन टू बी जनरेशन, रिप्रोडक्शन से ही तो वेरिएशन आते हैं। Occurrence of error during DNA copy mechanism is a source of variation in the organism, so definitely the DNA from the male and the zygote gamete combine to form a DNA of female। ऐसा थोड़ी होता है, डीएनए मेल का और डीएनए फीमेल का कंबाइन होकर जाइगोट बनता है, ना कि डीएनए ऑफ मेल एंड जाइगोट कंबाइन होकर फीमेल का बनता है, ऐसा नहीं है। मेल एंड फीमेल कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट। Sexual reproduction in flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स में कैसे होता है? Activity. Visit a garden and observe a hibiscus flower plant. It is a shrub which bears solitary flowers. Pluck a single flower and observe its parts carefully. The flower has a long stalk on which all other floral parts are arranged. अब ये डायग्राम आपको बनाने There is बोलते a हैं, receptacle वेरी at the इंपॉर्टेंट। end of the stalk on which sepals, petals, stamens and carpels are arranged. अब ये जो डायग्राम है आपको ड्रॉ करने बोलते हैं, फ्लावर, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड इट्स ऑर्गन्स। तो स्टॉक यानी जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर होता है, स्टॉक हमेशा ग्रीन कलर का होता है। सेपल जो है यहाँ पे ये ग्रीनिश कलर का पार्ट होता है, हमेशा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। पेटल्स डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, रेड, ब्लू, ऑरेंज, जो भी अलग अलग होते हैं। कार्पेल एंड स्टेमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्टेमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है, ऑर्गन है, जबकि कार्पेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब यहाँ पे तो आपको दोनों ही दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। एसेक्सुअल फ्लावर, सॉरी, यानी कि सेक्सुअल फ्लावर अलग अलग भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें या तो सिर्फ कार्पल होगा या तो सिर्फ स्टेमेन होगा, तो डिपेंड। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। बट अगर आपको ड्रॉ करने बोला तो ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। Sepals are united, forming a cup-shaped structure which is green in color. The petals are 5 in number and are brightly colored. अब जरूरी नहीं है 5, ये तो हिबिस्कस का है, अलग अलग में अलग अलग भी होते हैं। This is the large showy part of the flower. शो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं। अब इंसेक्ट का फ्लावर ये नहीं चाहता कि इंसेक्ट उसका नेक्टर सक करने आए, नहीं। इंसेक्ट जो है जब ये फ्लावर पे बैठेगा तो स्टेमेंस और कार्पेल्स का यहाँ जो पोलन ग्रेन्स है उसका ट्रांसफर करवाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। Stamen is the male reproductive organ of the plant. वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखना है। The stamens are raised above the petals. पेटल से ऊपर होते हैं स्टेमेंस। It consists of anther and filament. तो दो पार्ट है स्टेमेन के, एक एंथर जो डंडी है वो, सॉरी फिलामेंट जो डंडी है वो, और एंथर जो इसके ऊपर है। The delicate filaments bear anthers at the tip, which are yellow in color. येलो होते हैं। The filaments are united, forming a central tube which starts from the base of the petals. We can observe a branch structure protruding from the central tube. This is a part of the carpel. ये कार्पल है। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। Carpel is the female reproductive organ. It has a cap-like structure at its tip, on which some of the yellow-colored pollen grains are attached. ये पोलन ग्रेन आए कहाँ से? तो ये स्टेमेन के ऊपर से आए। स्टेमेन कार्पल के ऊपर पोलन ग्रेन को अटैच करवा देगा। अभी अपने आप अटैच नहीं होता, या तो विंड से होता है, या वाटर से होता है, या इंसेक्ट से होता है। ये पोलन ग्रेन जब यहाँ पे स्टिप करेंगे तो ये पोलन ग्रेन ये ट्यूब से जाके इस नीचे वाले पार्ट में आएंगे, इसको बोलते हैं ओवरी। यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है एंड नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है। When we trace back this structure up to its base, we see a swollen structure at the base.
It is the ovary, which is present at the end of the long tubular structure. The flower is a reproductive organ of a plant. वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? तो वो है फ्लावर। The different parts of a flower can be clearly seen if we take a longitudinal section of the flower. ये फ्लावर है, इसको अगर ऐसे बीच से काटेंगे तो ये पूरा अंदर का इस टाइप से दिखाई देगा। Flowers may be unisexual or bisexual. अब देखो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल में, यूनिसेक्सुअल यानी ये दो तरह के हमने फ्लावर देख रहे हैं। अब ये प्रोट्रूडिंग यहाँ पे इस तरह से प्रोट्रूडिंग ऊपर है, कार्पेल होगा, और स्टेमन होता है इस तरह से होता है। Unisexual flowers bear either stamens or carpels on a single flower. एक फ्लावर पे सिर्फ कार्पल होते हैं, दूसरे पे सिर्फ स्टेमन होते हैं, इस तरह से अलग अलग हो सकता है। The flowers of papaya and watermelon are example of plants bearing unisexual flowers. तो ये आप लोग याद कर लेना बच्चों, कौन कौन से एग्जाम्पल है ये यूनिसेक्सुअल। पपाया वाटरमेलन के जो फ्लावर्स है वो यूनिसेक्सुअल है। The flowers which bear both stamens and carpels in the same flower, such flowers are called bisexual flowers. तो ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमन भी होता है और जिसमें कार्पल भी होता है उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। Hibiscus and mustard are examples of plants bearing bisexual flowers. एग्जाम्पल है ये, याद रखना। Now, we will study the process of sexual reproduction in case of flowering plants. तो फ्लावर्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। Flower is a functional unit of sexual reproduction. The sepals, petals, stamens and carpels are the different parts of a flower. The carpel and the stamen are the parts of the flower essential for reproduction. Carpel is a female reproductive part of a flower. It is present in the center. सेंटर में होता है कार्पल, पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिक करते हैं, ये पोलन ग्रेन इस ट्यूब से नीचे जाते हैं ओवरी तक। It is made up of three parts, namely stigma, style and ovary. वेरी इंपॉर्टेंट। कार्पल के तीन पार्ट, स्टिग्मा ऊपर जहाँ पे पोलन ग्रेन स्टक करते हैं, ये स्टाइल यानी कि लॉन्ग ट्यूब, एंड ओवरी। Stigma is terminal part of style, which is sticky in nature. It is a receptive organ onto which pollen grains will germinate. Style is an elongated part of carpel which bears stigma at its tip. Ovary is the swollen lower part of the carpel containing one or more ovules. Each ovule has an egg cell which is the female germ cell. अब देखो ओव्यूल इसमें होता है जो फीमेल जर्म सेल है, यहाँ पे जो पोलन जो डेवलप हुआ वो जर्मिनेट होगा, यो ट्रैवल करेगा नीचे ओव्यूल में जाएगा, तो यहाँ पे मेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। Stamen is a male reproductive part of a flower. It is made up of two parts, namely anther and filament. ये फिलामेंट डंडी और ये एंथर, एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स। Anther is usually bilobed and it produces pollen grains. Male germ cells are produced by pollen grains. The filament is the stalk of anther which raises the anther at the upper level. If carpels and stamens are necessary floral parts for sexual reproduction, then what is the function of sepals and petals in the flower? The sepals are usually green in color and they perform photosynthesis. ये फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इस पूरे फ्लावर को। They protect the floral parts in the bud condition. जब बड कंडीशन होती है, जो फ्लावर अभी डेवलप नहीं हुआ होता है, तो सेपल जो है वो प्रोटेक्शन देता है फ्लावर को। The petals are colored parts of a flower. The function of petals is to attract insects. Petals protect the reproductive organs which are situated on the inner side of the petals. Some of the flowers have attractive colors to attract insects for pollination. Pollen grains get stuck to the legs of insects. They are carried to the other flowers when the insect moves from one flower to another. These pollen grains germinate on stigma.
Some plants have fragrance for attracting insects for the purpose of pollination. Let us now understand the process of pollination. Pollination. The process of transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination. बहुत ही सिंपल, एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक, कार्पेल के स्टिग्मा तक होता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब या तो सेम फ्लावर पे होता है या तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होता है। When the transfer of pollen occurs in the same flower or on another flower of the same plant, the process is known as self-pollination. सेल्फ पॉलिनेशन। If the transfer of pollen occurs from the anther to सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो होते हैं या तो सेम फ्लावर पे होता है या तो उसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो दूसरा क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन। एक फ्लावर से किसी और प्लांट के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। stigma of the same flower, then the process is known as autogamy. If the transfer of pollen occurs from anther of one flower to stigma of another flower on the same plant, then the process is known as gytonogamy. ऑटोगैमी, सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टेमेन से उसी फ्लावर के कार्पेल तक जाता है तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी, सेम प्लांट। बट एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है, सेम प्लांट्स वही है, तो उसको बोलते हैं गाइटेनोगैमी। If the pollen is transferred from anther of flower of one plant to the stigma of flower of another plant, then the process is known as cross pollination. एक फ्लावर से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे तो क्रॉस पॉलिनेशन। विंड, वाटर या कोई और एनिमल जो है अपने एक पोलन ग्रेन से दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवाता है। Agents of cross pollination are wind, water, or animals. The stigma acts as a receptive organ situated on the terminal part of style on which pollen germinates. Now, let us study about the process that takes place after the pollen lands on the stigma. तो एक बार स्टेमेन से कार्पल के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आ गए, उसके बाद क्या होता है, तो लेट्स सी। Fertilization. The pollen transferred from the anther germinates after it lands on the stigma. The pollen tube grows out from a pollen grain. It travels through the style to reach the ovary. Each pollen tube contains two male gametes. The male gametes are released near the egg cell present in the ovule. One male gamete fuses with the egg cell to form a diploid zygote. तो दो गैमेट आते हैं, पहले एक गैमेट एक पर्टिकुलर ओव्यूल के साथ मर्ज करेगा। The second male gamete fuses with a secondary nucleus in the embryo sac to form endosperm. सेकंड जो है वो एंडोस्पर्म क्रिएट करवाएगा, जो न्यूक्लियस का सीधा फ्यूज होगा। Endosperm is a nutritive tissue for the growing embryo. This process is called double fertilization because the two male gametes fuse with two different cells in the ovary. पहला नॉर्मल फ्यूजन होता है जिसमें डिप्लॉइड सेल बनता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल के साथ डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है, जो एम्ब्रियो बनाता है। The zygote develops into an embryo. The embryo is capable of growing into a new plant. फिर इस एम्ब्रियो में से नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। Into a seedling with the help of an activity. Activity. To understand the process of development of embryo into a seedling. Soak few seeds of Bengal gram in water and keep it overnight. चने। Drain off the excess water
and cover the seeds with wet cloth. Keep it undisturbed for a day. The next day, open a seed carefully and observe its different parts. We can see that the seeds absorb water and become turgid, which marks the beginning of the process of germination. The radicle comes out of the seed. Due to the pressure created, the outer seed coat is ruptured. On the same axis of radicle, on the upper side, we can observe the swollen part of plumule. The fleshy white cotyledons store the food material. The process of development of embryo into a seedling is called germination. Let us now study the process of germination. After fertilization, the zygote divides several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops into a seed. The ovary develops into the fruit. जो सीड्स हैं, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है। अगर आप एप्पल खाते हो तो एप्पल का जो पोर्शन जो खा रहे होते हैं वो फ्रूट है, और एप्पल के अंदर जो बीज है वो होता है ओव्यूल में से डेवलपमेंट। ठीक है। The seed contains the future plant, that is, the embryo. अब उसी सीड को अगर आप प्लांट करोगे तो उसमें नया इंडिविजुअल प्लांट डेवलप हो जाएगा। The seeds show outer seed coat which breaks open so that the embryo further develops. Embryo shows radicle or the future root and plumule or the future shoot. फ्यूचर रूट, रेडिकल जो है वो रूट में डेवलप होता है, और प्यूम्यूल जो है वो शूट में यानी प्लांट के अपर पार्ट में डेवलप होता है। The seed develops into a seedling under favorable conditions. This entire process is known as germination. Let's do a quick check. कौन कौन से पार्ट्स हैं तो वो बताओ। ए वाला पार्ट ऊपर जाएगा, यानी कि ये हो गया प्यूम्यूल हो गया, ये सीड कॉटलीडॉन है, और सी जो है जो नीचे जाएगा जो कि हो गया रेडिकल। प्यूम्यूल, कॉटलीडॉन, रेडिकल।